Objectives: create and manage database users authentication mechanism, their security management mechanism, complete security domain mechanism जिसमें टेबल स्पेस, डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस, temp टेबल स्पेस, A&A मैकेनिज्म, ऑथेंटिकेशन, प्रिविलेज मैनेजमेंट, रोल मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि जब कोई आप यूज़र क्रिएट करें तो जस्ट आपने यूज़र ही क्रिएट नहीं करना, से आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र अली, सो क्रिएट सिक्योरिटी डोमेन। व्हाट सिक्योरिटी डोमेन? नंबर 1 ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। ऑथेंटिकेशन क्या होती है जी? लाइक कोई रूम है, उसका एक ही डोर है, एक्सेस पॉइंट, इस पे आपने कोई एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म रखा हुआ है, कोई बंदा बैठाया हुआ है, या कोई आपने कोई कार्ड मैकेनिज्म लगाया हुआ है कि जी ऑथेंटिकेट होने के बाद ही वो एंटर हो सकेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, पासवर्ड एज सिंपल एज कि जब आईडी दें तो पास अली अपना पास एंटर करे डेटाबेस में लॉग इन होते वक्त, या ऑपरेटिंग सिस्टम से उठा ले, या ओडीएस से कोई सर्टिफिकेट बेस या बायोमेट्रिक बेस, किस तरह का मैकेनिज्म यूज करना है। नंबर 2 कि वंस द पर्सन इज इनसाइड डेटाबेस, अथॉरिटी जिसे हम A&A मैकेनिज्म कहते हैं। अथॉरिटी क्या कर सकता है, क्या काम कर सकता है? लाइक सिस्टम प्रिविलेजेस क्या है उसके पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या हैं, उसके पास रोल प्रिविलेजेस क्या हैं, वो डेटाबेस में क्या ऑपरेशन कर सकता है, उसकी सिस्टम टेबल्स, उसकी टेबल स्पेस, डिफॉल्ट यूजर टेबल स्पेस, लाइक कि वो कहाँ पे अपना डेटा स्टोर करेगा, उसकी टेम्प टेबल स्पेस कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन, ये सारी अथॉरिटी में आती है कि वो क्या कर सकता है, उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस कौन सी है, उसकी टेम्प टेबल स्पेस कौन सी है। देन उसके बाद आ जाता है कि उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल ये नहीं होता कि डेटाबेस पे अनलिमिटेड लंबी चौड़ी क्यूरी, एक बहुत बड़ा टेबल है इसके ऊपर बिलियंस ऑफ रोज हैं, वो जाके लिख दे जी अनरिस्ट्रिक्टेड क्यूरी सिलेक्ट टेस्टिक फ्रॉम टेबल का नाम, सो सेशन गॉन टू बी ड्रॉप्ड। अगर उसने इस तरह की एक्टिविटी की, सेशन किल हो जाएगा। ठीक है, उस अथॉरिटी हो कि इससे ज़्यादा ऑरेकल ब्लॉक्स आप रीड नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा CPU टाइम आप नहीं ले सकते। ठीक है, सो प्रोफाइल के अंदर लोअर लिमिट्स होती हैं, सारी की सारी चीज़ें, एक कॉल लेवल पे, एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट लेवल पे, या एक सेशन लेवल पे आप कितनी IO कर सकते हैं, कितना CPU यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। एंड देन पासवर्ड मैकेनिज्म, कि आपका पासवर्ड कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितने दिनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेंगे। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड DRM, डेटाबेस रिसोर्स मैनेजर कंज्यूमर ग्रुप, उसका कंज्यूमर ग्रुप कौन सा होगा, ये अपर लिमिट यूज़ करता है। इसमें भी यही सारी लिमिट्स होती हैं प्रोफाइल वाली, लेकिन ये ग्रुप लेवल पे होती हैं। ये भी आप वर्कशॉप 2 में जाके DRM पढ़ेंगे, ये भी इस चैप्टर में आप प्रोफाइल पढ़ेंगे, सारे का सारा प्रोफाइल मैकेनिज्म मैनेजमेंट, इसमें आप ऑथेंटिकेशन, इस बाकी तमाम मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, एक्सेप्ट DRM आपने जाके वर्कशॉप 2 में पढ़ना है, इट्स एडवांस कॉन्सेप्ट। सो ये नहीं होता कि खाली यूज़र बना दें, कंप्लीट सिक्योरिटी डोमेन आपको ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, टेबल स्पेस कौन सी यूज़ करनी है, प्रोफाइल कौन सा होगा, और DRM मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारे का सारा आपको डिज़ाइन करना होता है। सो इनिशियली जब आप यूज़र बनाते हैं, तो देखिए डेटाबेस में ऑलरेडी कितने यूज़र्स हैं, यहाँ पे देख लें। नहीं यार, इधर ही जाना था सर्वर में, यूज़र्स में। प्रोफाइल लिमिट्स हैं, रिसोर्स लिमिट्स का एक नेम दे दिया जाता है उसको। देखें जी, वी हैव 37 यूजर्स बाय डिफॉल्ट। जब आप कहते हैं सैंपल स्कीमास बना दो, तो 30 सैंपल स्कीमास वो बनाता है, सेल्स हिस्ट्री, इन्वेंट्री, स्कॉट, HR, ठीक है, BI, OE, सो लॉट ऑफ टाइप के इसे कहते हैं यूजर्स बन जाते हैं। चंद एक यूजर्स स्कीमा यूजर्स होते हैं और चंद एक DBA यूजर्स होते हैं, लाइक सिस बाय डिफॉल्ट होता है। सिस डेटा डिक्शनरी का ऑनर होता है। सिस को आप नॉर्मली लॉगिन नहीं कर सकते, जब भी लॉगिन करते हैं तो या तो एज अ सिस DBA या एज अ सिस OPR। सिस DBA एवर हाईएस्ट रोल होता है इन अ डेटाबेस। इट कैन स्टार्ट अप डेटाबेस, शट डाउन डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, रिकवर अंटिल डेटाबेस, कैन डू एनीथिंग।
विद डेटाबेस। AWR ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी का भी ऑनर होता है। सिस्टम एक स्कीमा है, नो डाउट इसके पास DBA रोल है, इसलिए एक DBA यूज़र है जिससे आप कुछ भी टास्क वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं। कोई नया यूज़र क्रिएट करना है, किसी को कोई प्रिविलेज देनी है, किसी से कोई प्रिविलेज लेनी है, रिवोक करनी है, यू कैन डू एनीथिंग। सो फर्स्ट, लाइक इफ आई वांट टू क्रिएट अ यूज़र, क्या करेंगे, अपना एक यूज़र बना लें। क्या रखें यूज़र का नाम? क्रिएट। ऑरानेट, क्या पैस देना है? पैस लाइक अगर मैं यूं लिखता हूं ऑरानेट shows equal create user oranet identified by oranet। लेकिन अगर आप ये नहीं देते, आप देते हैं एक्सटर्नल create user oranet identified externally, create user oranet identified globally। ठीक है, ये भी दो मोड हैं। सो सबसे पहले अभी इन मोड्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप पैस खुद दें या आप एक्सटर्नल मोड चूज करें या ग्लोबल मोड चूज करें तो व्हाट इट मींस। ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है पहला मैकेनिज्म। सो जब भी आप यूजर बनाते हैं इट इज हाईली रिकमेंडेड अगर पैस देते हैं तो एक्सपायर नाउ मीन कि जब पर्सन लॉग इन होगा तो उसके बाद उसको पैस चेंज करना पड़ेगा। बीइंग अ DBA आप उसका कोई ABC 1 2 3 पैस रख दें, लेकिन यह कि जब वो पहली बार लॉग इन हो तो उसको अपना पैस चेंज करना पड़े। बीइंग अ DBA यू कैन व्यू द पैस, आप पैस एनक्रिप्टेड शेप में देख सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक्सपायर कर सकते हैं, अनएक्सपायर कर सकते हैं, कोई टेम्प सेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप अगले का पैस देख सकें। लेकिन सम इनक्रिप्टेड पैकेजेस हैं जो हमें इनक्रिप्टेड शेप में दिखा भी देते हैं और इनक्रिप्टेड शेप में आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर दें तो नया पैस सेट भी कर देते हैं, नो इश्यू एट ऑल। ठीक, सो कौन सी इसको डिफॉल्ट टेबल स्पेस दें? एप्स डेटा। और टेम्परेरी टेबल स्पेस कौन सी दें? टेम्प। ठीक डियर, एप्स डेटा में इसके तमाम के तमाम कंटेंट्स जाएंगे। नहीं बताएंगे तो किस में जाएंगे? यूजर्स। यूजर्स में क्यों जाएंगे? क्योंकि वो डिफॉल्ट परमानेंट टेबल स्पेस है और रूल ये है कि जो भी डिफॉल्ट परमानेंट टेबल स्पेस होगी, अगर किसी यूजर को कोई टेबल स्पेस एलोकेट ना की जाए तो तमाम के तमाम कंटेंट्स उसके उसी के अंदर ही जाते हैं। ओके, जरा ये देख लें कि मैकेनिज्म, अदर मैकेनिज्म क्या है। पासवर्ड के अलावा Oracle लाइक 11G कहती है इसमें केस सेंसिटिविटी भी होती है पासवर्ड के अंदर, और पासवर्ड आपको पता है कि 30 बाइट्स से बड़ा लंबा नहीं होगा, 30 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, वैसे भी जितनी हमारी मेमोरी है 30 कैरेक्टर इतना बड़ा रख लें अगर, और आपको उसमें कोई लॉजिक पता ना हो, कोई रिजेंबलेंस ना नंबर हो, जैसे होता है ना कि कार का नंबर, टेलीफोन का नंबर, मोबाइल फ़ोन का नंबर मिक्स करके लिख दिया। ठीक है, तो लोग इस तरह से भी बना लेते हैं, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल 30 कैरेक्टर्स दे दिए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेटर वाले ज़माने के लोग हैं ना, कंप्यूटर के ज़माने के लोग। ठीक है, बहरहाल एक्सटर्नल आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली अगर लिखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता? यू हैव टू मॉडिफाई अ पैरामीटर, ऑल्टर सिस्टम सेट। एक पैरामीटर होता है OS अंडरस्कोर अथेंट अंडरस्कोर प्रीफिक्स, बाय डिफॉल्ट इसमें नल होता है। आपको इसमें क्या डालना होता है? OPS डॉलर साइन, डबल कोट्स के साथ ना, OPS डॉलर साइन, ऑल्टर सिस्टम सेट OS अथेंट प्रीफिक्स OPS डॉलर साइन। इसका मतलब ये होता है कि वो यूजर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक जैसे SQL सर्वर में होता है कि आइडेंटिफिकेशन आपने ऐसे की क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करनी है कि खुद उसका पास देना है, सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे होगा कि जो डेटाबेस यूजर्स जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑथेंटिकेट करना है उनका नाम OPS डॉलर साइन अली। जब किसी डेटाबेस यूजर का नाम यूं होगा ना OPS डॉलर साइन अली, तो इसका मतलब है कि इसके आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से क्रेडेंशियल वेरीफाई करवाने, डेटाबेस में इसका कोई पास नहीं है। श्योर, तो सबसे पहले तो डेटाबेस लेवल में ये सपोर्ट ऑन करें, लाइक ऑल्टर सिस्टम सेट OS अथेंट प्रीफिक्स OPS डॉलर साइन, ये दें। नंबर 2, इसके बाद अगला काम ग्रुप ऐड, आपको यूजर ऐड
एक यूज़र एडअप करना पड़ेगा। क्या यूज़र एडअप करना पड़ेगा? अली, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र अली। किस तरह का? माइनस स्मॉल जी जिसका प्राइमरी ग्रुप ओ इंस्टॉल हो, और जिसका माइनस कैपिटल जी सेकेंडरी ग्रुप DBA OPR ये हो। अगला काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यूज़र ऐड की कमांड दे के एक यूज़र क्या बनाना है? अली, जिसका प्राइमरी ग्रुप ओ इंस्टॉल हो, जिसका सेकेंडरी ग्रुप DBA OPR और ASM वगैरह सारे के सारे हों। नंबर 3, इसका पासवर्ड रीसेट कर दें यूज़र का, लाइक अली का, कुछ भी अली, लाइक से मैंने इसको अली पास ही दे दिया। नंबर 4, अब लिखें क्रिएट यूज़र OPS $sign अली आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। क्रिएट यूज़र, ये डेटाबेस लेवल SQL प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे क्रिएट यूज़र OPS $sign अली आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली। तो अब क्या होगा? आप अली से लॉगिन हुआ करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और जब आपसे डेटाबेस की कोई यूटिलिटी पूछेगी तो आप सिंपल / या अली / दैट्स ऑल, वो पास आपसे नहीं पूछेगा। या आप यूं भी लिख सकते हैं क्रिएट यूज़र OPS $sign अली आइडेंटिफाइड बाय ABC 1 2 3। इट्स डुअल, चाहे तो लॉगिन होते वक्त कोई पास नहीं दें, चाहे तो डेटाबेस में लॉगिन होते वक्त अली ABC 1 2 3 पास दे दें। क्योंकि आपने यूज़र का नाम रखा है OPS $sign अली आइडेंटिफाइड बाय भी पास दे दिया, और उसके नाम का यूज़र भी है और उसको ऑथेंटिकेशन भी है, ग्रुप्स भी एलोकेटेड है, सारा कुछ है, तो डेटाबेस लेवल पे भी मोड अनेबल है। ना इट्स डुअल, ये डुअल बन गया। अब ये चाहे तो डेटाबेस से भी लॉगिन हो जाए, डेटाबेस के क्रेडेंशियल भी यूज़ कर ले, चाहे तो डेटाबेस के क्रेडेंशियल यूज़ नहीं करे, इसकी मर्जी। एंड वन इज़ ग्लोबली, अगर आपने कोई बायोमेट्रिक मैकेनिज्म यूज़ करना है, लाइक दुनिया में बड़े हैं जो आपके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज या क्रिटिकल रिपोजिटरीज होती हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन लाइक आयरस पोजीशन पे, आपके हैंड स्कैनिंग पे, आपके कह लें बोन पैटर्न मैकेनिज्म पे, तो वहाँ पे फिर ग्लोबल में सर्टिफिकेट बेस्ड मैकेनिज्म भी आ जाता है कि रिमोट साइट से आपका पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड हो। कोई बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपने ऑरेकल आइडेंटिटी मैनेजमेंट OIM सॉल्यूशंस यूज़ कर रहे हैं, सो OIM के अंदर तमाम बायोमेट्रिक्स अलाउेबल है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोन्ड बंदा हुआ ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। क्लोन तो जो होगा वो परफेक्ट क्लोन होगा ना, तो उसका DNA भी मैच हो जाएगा, कोई मसला नहीं। बहरहाल फिर आप उसके ऊपर वाजिबुल कत्ल का फतवा दे देंगे। ये बात वाकई सही है कि लाइक अल्लाह ताला की भी जो इनहेरिटेंस है, जो हम लोगों में भी इनहेरिटेंस होती है, इट्स क्वाइट पावरफुल मैकेनिज्म, ठीक है। तो इनहेरिटेंस का भी असूल होता है कि आपका DNA कभी मैच नहीं हो सकता, नेवर एवर, आपने एंसेस्टर्स के साथ, यानी शो करता है कि वही चीज़ है, लेकिन ये होता है कि कभी मैच नहीं करता परफेक्ट। और जो दादा को बीमारियां होती हैं, पोते में होने के चांसेस होते हैं, बेटे में नहीं होने के चांसेस होते हैं। एक जो एक जनरेशन आती है वो डोमिनेंट होती है, एक रिसेसिव होती है। लेकिन क्लोनिंग जब हो जाए, यानी जब आप लोग खुद इस मैकेनिज्म को इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। तो फिर ये भी ज़रूरी होता है। बहरहाल यहाँ पे देख लें, जैसे जैसे सोल्यूशंस हैं बायोमेट्रिक डिवाइसेस में भी, ये नहीं कह लें कि बायोमेट्रिक इज एंड थिंग। बायोमेट्रिक में अगर थंब स्कैनिंग है तो थंब स्कैनिंग इजीली आप थंब स्कैन कर लेते हैं। थंब तो चलता है आपकी ये एक्सटर्नल जो ऊपर आपकी स्किन होती है इस पर, ठीक है, ये वेरी भी कर जाती है बाज ह्यूमन लाइफ टू लाइफ। और नंबर 2, आप इजीली इसका कहीं पे भी कोई स्कैन, या जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर ये एज इट इज रह जाते हैं, इसके निशान रह जाते हैं, ठीक है, ये भी हो जाता है। नहीं आजकल नहीं हो सकता। आजकल उसमें जस्ट लाइक आप देख लें, जैसे आईफोन भी आया है, वो आपके टेम्परेचर पे चलता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है, ठीक है, फ्रिज में अंगूठा रखें बर्फ़ के ऊपर खासी देर, फिर आईपैड के ऊपर लगाएं, वो नहीं चलेगा, इट्स डन, नहीं चलेगा। या कोई कागज़ शागज़ रख के उसके ऊपर उसकी स्क्रीन के ऊपर चलाएं ना, तो वो नहीं चलता, क्योंकि वो टेम्परेचर मेजरमेंट भी इसमें इसीलिए रख दी गई है, ठीक है। फिर आप उसको अंगूठे को गर्म करते रहें। बहरहाल आजकल हैंड हेल्ड डिवाइसेस में ये फीचर आ गया है,
लेकिन ये होता है कि हैप्टिक सेंसर्स भी आ गए हैं, वो आपके टच प्रेशर को, इवन कि आप पैस एंटर करें, जो पैस आपका आपके की प्रेस करने का एक स्ट्रोक मैकेनिज्म है, वेलोसिटी होती है ना हर बंदे की। तो बाज़ लोग होते हैं हैप्टिक सेंसर, जस्ट लाइक जैसे आपकी स्किन होती है, आपकी स्किन हैप्टिक सेंसर्स इसमें होते हैं, आप टच करते हैं तो पता चल जाता है, ठीक है, कि उंगली सख्त है कि नरम है। सेम इज़ अ केस के जो आजकल कीबोर्ड आए हैं सम लैपटॉप्स में, उसमें हैप्टिक सेंसर्स लगे हुए हैं। पैस आप बता दें किसी और बंदे को कि ये पैस है, वो एंटर करेगा तो पैस वो नहीं मानेगा। रीज़न आपके पैस एंटर करने की एक वेलोसिटी होती है, आपकी जो टच मैकेनिज्म है वो वेरी करता है किसी और बंदे से। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हाँ ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि एरर प्रोनिंग भी है, उसमें है कि एरर प्रोनिंग कितनी होगी। वो तो आपके वॉइस रिकॉग्निशन में भी ऐसा होता है कि हर बंदे की वॉइस वेरिड है, लेकिन जब साउंड सोनिफिकेशन इज़ अ मैकेनिज्म, जब आप A&A में डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो आपका टेम्पलेट बना के स्टोर किया जाता है, तो जब दोबारा आप बोल रहे हैं, गला ख़राब भी हो सकता है, आप माइक्रोफोन से खासा दूर भी हो सकते हैं, तो शायद उतना परफेक्ट मैच ना करे जितना कि पैटर्न स्टोर्ड है। तो फिर उसके ऊपर डिफरेंट एनालिटिकल जो आपने एल्गोरिदम्स लिखे होते हैं वो अप्लाई करता है और चेक करता है कि क्या बेस फ्रीक्वेंसी वही है, आपकी कह लें कि जो साउंड की सैंपल्ड फ्रीक्वेंसी समथिंग एल्स, बेस फ्रीक्वेंसी समथिंग एल्स, उन दोनों को मैच करके फिर वो रिजल्ट कैलकुलेट करता। ना कैलकुलेट हो तो कह दे मुकर जाता हो, तो सिरे से मुकर जाएगा, हाँ भाई और नई आवाज निकालो। बहरहाल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑथेंटिकेशन में लाइक अब 3 रोल्स हैं, sysdba, sysOPR, sysASM। फ्रॉम 11G रिलीज 2 to onward, Oracle have recommended कि जब आप ASM इंस्टेंस पे लॉगिन होंगे तो अब आप एज अ sysdba, एज अ sysOPR लॉगिन नहीं होंगे। जब आप ASM पढ़ेंगे तो ASM का अपना इंस्टेंस मेमोरी में लोड होता है, उसका भी SGA होता है, उसके भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस होते हैं लॉट ऑफ, तो उसके साथ अब आप एज अ sysdba, एज अ sysOPR लॉगिन नहीं हो सकते। उसके साथ अब हम लोग एज अ sysASM लॉगिन होते हैं। इट्स अ न्यू वन रोल। 11G रिलीज 1 तक रिलैक्सेशन थी कि चाहे यूज करना है तो कर लें, नहीं करना है ASM को ना करें। 11G रिलीज 2 से रिस्ट्रिक्शन है कि ASM इंस्टेंस पे यू हैव टू लॉग इन एज अ sysASM, आप एज अ sysdba लॉग इन नहीं हो सकता, ठीक है। रोल और पासवर्ड फाइल सेपरेट कर दी। आपको पता है जब आप sysdba sysOPR यूज करते हैं तो पासवर्ड फाइल यूज होती है, जब आप sysASM यूज करेंगे तो ASM इंस्टेंस की अपनी पासवर्ड फाइल होती है, वो अपनी पासवर्ड फाइल को यूज करेगा। ओके, वंस यूजर गॉन टू बी क्रिएटेड, यूजर इनिशियली लॉक्ड हो, अनलॉक्ड हो, object has been created successfully, this one is Oranet, edit, क्या करना है, like roles, system prefs, object prefs, quotas, CG, consumer group, proxy users। proxy users अगर टेप मीडिया वगैरह यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रॉक्सी सेशंस वगैरह यूज होते हैं टेप लाइब्रेरी वगैरह मैकेनिज्म के अंदर। चलें, बहरहाल अभी एट अ मोमेंट वी आर एट अ जनरल टैब, सिर्फ एक काम हमने किया था, नॉट मोर देन दैट। ऑथेंटिकेशन के बाद अगला आता है अथॉरिटी, कि अगर डेटाबेस में आप लॉग इन हो गए तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक सिस्टम प्रिविलेजेस, आप क्या कोई टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्रिव्स, रोल प्रिव्स, क्या काम कर सकते हैं। अथॉरिटी, ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में अब देखिए कि वी हैव अ थिंग कॉल्ड प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन ऑथेंटिसिटी टू डू या कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। किस लेवल पे, सिस्टम लेवल पे, ऑब्जेक्ट लेवल पे। सिस्टम लेवल पे प्रिव्स आर डिफरेंट, कोई पर्टिकुलर एक्शन आपने डेटाबेस लेवल पे अगर परफॉर्म करना हो तो सिस्टम प्रिविलेज चाहिए होती है। लाइक मैं कहता हूं ग्रांट क्रिएट टेबल टू अली। क्रिएट टेबल का मतलब है कि जितने मर्जी टेबल क्रिएट करे, जिस मर्जी नाम से क्रिएट करे, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ऐसी नहीं होती। ऑब्जेक्ट प्रिविलेज किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे होती है। मैं लिखता हूं ग्रांट सिलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट एम्प टू अली, कि वो सिर्फ स्कॉट डॉट एम्प, स्कॉट स्कीमा का टेबल एम्प, उसको सिलेक्ट कर सके, इट्स ऑब्जेक्ट प्रिविलेज।
यानी उस यूजर के पास जितने मर्जी टेबल हो, आप सिर्फ एक टेबल को गेट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। सिस्टम प्रिव्स हमारे पास लॉट ऑफ हैं, लाइक आप जाएं सिस्टम प्रिव्स में, एडिट, सारी सिस्टम प्रिविलेजेस हैं। इसमें देखिए दो तरह की सिस्टम प्रिविलेजेस होती हैं, एक होती है लाइक क्रिएट टेबल और एक होता है क्रिएट एनी टेबल। इनमें फ़र्क होता है। लाइक से अगर आप लिखते हैं ना ग्रांट क्रिएट टेबल टू अली, और एक लिखते हैं ग्रांट क्रिएट एनी टेबल टू अली, तो एनी टेबल वाली हायर प्रिविलेज है। एनी का मतलब है कि वो अपने स्कीमा में भी टेबल क्रिएट कर सकता है, किसी और के स्कीमा में भी ये हरकत कर सकता है। बट क्रिएट टेबल का मतलब है कि वो सिर्फ अपने स्कीमा में टेबल क्रिएट कर सकता है। और बाय डिफॉल्ट जब आप किसी को क्रिएट की प्रिविलेजेस देते हैं तो ड्रॉप करने की, ऑल्टर करने की, मॉडिफाई करने की प्रिविलेज ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाती है। ये ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस नहीं है, दीज आर सिस्टम प्रिव्स। सिस्टम प्रिविलेजेस में एक चीज याद रखिएगा, कभी भी कैस्केड रेवोकेशन नहीं होता, ठीक है। नो कैस्केड रेवोकेशन इनसाइड सिस्टम प्रिविलेजेस। से सिस्टम यूजर लॉग इन हुआ, इज अ पर्सन सिस्टम, सिस्टम ने कोई प्रिविलेज अली को दी और अली ने आगे से मखलूक खुदा लाइक पब्लिक टू पब्लिक, लाइक सिस्टम लॉग इन हुआ अपने अकाउंट से एंड सिस्टम हैव रिटन क्रिएट ग्रांट क्रिएट टेबल टू अली। आप सिस्टम से लॉग इन हुए और आपने ये लिखा, इसका मतलब है कि आपने प्रिविलेज अली को दे दी। लेकिन अगर आप आगे यूं लिख देते हैं विद एडमिन ऑप्शन, तो इसका मतलब क्या है, अली इज ग्रांटी प्लस ग्रांटर। कल को अली अपने अकाउंट से लॉग इन होकर लिख सकता है ग्रांट क्रिएट टेबल टू पब्लिक, सारे यूजर्स को दे दी, जितने भी यूजर्स हैं पब्लिक तमाम को, या टू स्पेसिफिक वन यूजर का नेम असद और एनी वन थिंग। जब सिस्टम प्रिव विद एडमिन ऑप्शन दी जाए तो इसका मतलब होता है कि आप ग्रांटर भी बन गए। अगर विद एडमिन ऑप्शन ना दी जाए तो आप सिर्फ ग्रांटी होते हैं, आप अगले कोई प्रिविलेज दे नहीं सकते। तो विद एडमिन ऑप्शन दे सकते हैं आप, आपने दे दी तो आगे से अली ने असद को दे दी ये प्रिविलेज। कल को सिस्टम ने वापस ले ली, सिस्टम ने अली से वापस ले ली, सिस्टम हैव रिटन रिवोक क्रिएट टेबल फ्रॉम अली। सिस्टम ने ये क्रिएट टेबल की प्रिविलेज अली से ले ली, तो क्या असद इफेक्ट होगा? नो, असद इफेक्ट नहीं होगा। या अली ने ये प्रिविलेजेस आगे जितने भी लोगों को दी वो उनमें से कोई इफेक्ट नहीं होगा, नेवर एवर, क्योंकि इसमें कैस्केड रेवोकेशन नहीं होती, इसमें साइक्लिक इफेक्ट नहीं चलता। सिस्टम प्रिविलेजेस में अली से प्रिविलेज वापस गई है, नो इशू, असद का भी इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि अली ने असद को आगे से प्रिविलेज दी थी, असद ने आगे से किसी और को दी होती तो नेवर, क्योंकि इसमें कोई साइकिल चलता ही नहीं, इसमें साइकिल होता ही नहीं। बट ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस ऐसी नहीं होती। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में कैस्केड रेवोकेशन होता है और वो इस मैकेनिज्म के ऊपर नहीं चलती। ये देखिए लाइक दिस वन इज ऑब्जेक्ट प्रिव्स। अब ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस देखिए, अगर मैं आता हूं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज और मैं कहता हूं किस पे देनी है। अब देखें टेबल पे ऑब्जेक्ट प्रिविलेज कुछ और है। टेबल पे क्या क्या करने की होती है, टेबल को ऑल्टर करने की, डिलीट करने की, इंडेक्स क्रिएट करने की, रेफरेंस, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट। जो टेबल पे हैं वो पैकेज पे नहीं है या प्रोसीजर पे नहीं है। प्रोसीजर पे सिर्फ देखें एक प्रिविलेज है एग्जीक्यूट करने की। ये भी पेपर में आ जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि भाई ये वैलिड ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है कि नहीं। लाइक टेबल को एग्जीक्यूट करना इज नॉट अ वैलिड। टेबल को क्या चीज एग्जीक्यूट करेंगे, टेबल पे तो सिर्फ इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने की होती है, ठीक है। पैकेज के क्या करने की होती है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की प्रिविलेज होती है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। जी यहां से देख लें एक नजर ना, सिर्फ एग्जीक्यूट करना, क्रिएट नहीं। क्रिएट करना इज अ सिस्टम प्रिविलेज। मैंने आपसे पहले कहा कि सिस्टम प्रिविलेज वो है कि जो डेटाबेस लेवल पे कोई एक्टिविटी करना, लाइक डेटाबेस लेवल पे एक पैकेज है, पैकेज को क्रिएट करना इज अ डेटाबेस लेवल एक्टिविटी, ठीक है।
अब लाइक यहां पे भी सेम वही सोल्यूशन ले लेते हैं कि लाइक सिस्टम ने कुछ प्रिविलेज अली को दी, अली ने आगे असद को दी. लाइक सिस्टम गॉट लॉग्ड इन एंड सिस्टम हैव रिटन grant select on Scott.dept to Ali. Now Ali is a grantor. उसने select on Scott.dept किसको दे दी? अली को. अगर आप लिख देते हैं with grant option, वो होती विद एडमिन ऑप्शन, ये क्या होती है? विद ग्रांट ऑप्शन. ग्रांट ऑप्शन दे दी तो इसका मतलब है कि अली आगे से क्या कर सकता है? मखलूक खुदा का फ़ायदा, लाइक ग्रांट सेलेक्ट ऑन Scott.dept टू असद. अली ने आगे से असद को प्रिविलेज दे दी. कल को सिस डीबीए ने उससे वापस ले ली, उसने लिखा जी रिवोक सेलेक्ट ऑन Scott.dept फ्रॉम अली, तो क्या होगा? अली से प्रिविलेज वापस आ जाएगी, बट नॉट अली से खाली वापस आएगी. अली ने आगे जितने लोगों को दी है, असद ने अगर आगे दी है, तमाम लोगों से एज अ होल कैस्केड रिवोक होगी. कैस्केड रेवोकेशन होती है. जी, इसका मैकेनिज्म कंप्लीट ये ट्रैक रखा जाता है. नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस में याद रखिएगा, आप कभी यूं नहीं लिख सकते सेलेक्ट ऑन Scott.dept टू अली. आप लॉग इन हुए सिस्टम अकाउंट से, तो क्या सिस्टम ये लिख सकता है? ये वाला ऑब्जेक्ट तो आपकी ऑनरशिप में ही नहीं है, ये तो स्कॉट की ऑनरशिप में. आप सिस्टम अकाउंट से लॉग इन हुए हैं, सिस्टम इज अ डीबीए अकाउंट, तो क्या डीबीए लिख सकता है? नहीं लिख सकता. या तो ऑब्जेक्ट आपकी ऑनरशिप में हो, या तो आप स्कॉट से लॉग इन होते ना, तो चलें फिर आप लिख देते, क्योंकि डेप्ट टेबल आपकी ऑनरशिप में है, स्कॉट की ऑनरशिप में. दो चीजें होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट आपकी ऑनरशिप में हो, और अगर ऑब्जेक्ट आपकी ऑनरशिप में नहीं है तो यस यू कैन राइट लाइक दिस वन, लेकिन उसके लिए कंडीशन है. कंडीशन क्या है? एक स्पेसिफिक सिस्टम प्रिविलेज होती है, उसका नाम होता है ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. है ये सिस्टम प्रिविलेज, ये पेपर में बड़ा पक्का क्वेश्चन आता है. यहां पे देखिए, एक ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज, ये एक सिस्टम प्रिविलेज है. अगर किसी यूजर को ये मिल जाए तो चाहे कोई ऑब्जेक्ट उसकी ऑनरशिप में है या नहीं है, आप उसके ऊपर किसी को भी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज असाइन कर सकते हैं. और बाय डिफॉल्ट डीबीए एक रोल है. डीबीए रोल जिस यूजर को एलोकेटेड होता है उसके पास ये सिस्टम प्रिविलेज आ चुकी होती है. सो दैट्स व्हाई द सिस्टम कैन राइट ग्रांट सेलेक्ट ऑन Scott.dept टू अली. हालांकि सिस्टम के पास तो कोई Scott.dept टेबल नहीं है, वो तो उसकी ऑनरशिप में नहीं है, लेकिन उसके पास ये प्रिविलेज है, ग्रांट एनी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज. एल्स ये एक बड़ा पक्का क्वेश्चन होता है कि एक बहुत बड़ी डेटाबेस लेवल पे एक अनॉमली क्रिएट हो जाएगी कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट आपके ऑनरशिप में ही नहीं है, सो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपकी ऑनरशिप में है नहीं और आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट प्रिविलेज अगले को ग्रांट करते फिर रहे हैं. सो बाय डिफॉल्ट ये एक सिस्टम प्रिविलेज होती है जो आपको मिल चुकी होती है अंडर डीबीए रोल. इफ यू आर अ डीबीए अकाउंट होल्डर, तो दैट्स व्हाई यू कैन गोइंग टू राइट लाइक दिस वन. और सर्टिफिकेशन में बाज़ ये क्वेश्चन पूछ लेता घुमा फिर आगे आपसे कि जी वो ऑब्जेक्ट तो आपकी ऑनरशिप में है नहीं, और वो कह रहा होता है कि ये सिस्टम प्रिविलेज भी आपके पास नहीं है, तो अब बताएं कि आप उसके ऊपर लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते. सो अगर ये सिस्टम प्रिविलेज नहीं है तो आप नहीं लिख सकते. अब प्रॉब्लम ये आता है कि जी हमारे पास तो लोग हैं 1000, 2000, 10,000, तो क्या उनकी सिस्टम प्रिविलेज ऑब्जेक्ट प्रिविलेज इंडिविजुअल लिखते फिरें या रोल्स बना लें? जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी में रोल्स होते हैं, एचआर मैनेजर, सेल्स मैनेजर. आप पर्सन डिपेंडेंट नहीं होते. वो कहते हैं जी लोग तो आते जाते रहेंगे, ठीक है. यहाँ पे तो फिर स्टैग्नेशन है. यूएस मार्केट या आप कभी उनको देखें तो हमारे कई क्लाइंट्स हैं, लाइक ट्रैक फ़ोन है, तो वहाँ पे सबसे पुराना 3 साल के 4 साल 5 साल हो गए मुझे, सबसे पुराना एम्प्लॉय मैं ही हूँ मेरा ख्याल है, जो रिमोट डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उन्हें. बाकी उनका तो एक वे है कि क्रिसमस सीजन के फ़ौरन बाद लाइक जॉब स्विच करना फैशन, और अगर आप 5 साल नहीं करते तो कहते हैं कि यू आर स्टैग्नेंट, नॉट अ डायनामिक पर्सनैलिटी.
ठीक है, रीज़न वो ये समझते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल सारा काम होता है। अगर आप यहाँ पे कह लें $80 पर आवर ले रहे हैं, साथ वाली कंपनी $85 पर आवर देगी, तो आप नहीं, $5 के पीछे कोई भी बंदा नहीं रुकेगा, चला जाएगा, स्विच ऑफ कर जाएगा। तो वहाँ पे तो हमारे पास ये होता है कि इन अ ईयर अगर 1500 लोग हैं तो शायद 1500 में से 1400 लोगों के अकाउंट्स डिसेबल करने पड़ते हैं। बहुत सारे बिल्ली के बच्चों की तरह 2 साल 3 साल बाद फिर वही बंदा नई पोस्ट पे आया होता है, फिर उसका अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है नई प्रिव्स के साथ। तो क्या आप ये काम करते रहेंगे हर बार कि उसको नए बंदा आया तो उसको 1000 प्रिविलेजेस दे दी, गया तो फिर सारा दिन यही काम कर लें? नो, ऐसा नहीं होता। मीन्स कि वी हैव टू क्रिएट सम रोल्स। जैसे हमारा होता है जी MIS मैनेजर इज अ रोल। अब MIS मैनेजर है जी, इसको क्या प्रिविलेजेस हैं, आप बता देते हैं जी इसकी बेसिक सैलरी इतनी होगी, इसका हाउस रेंट अलाउंस इतना होगा, इसको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, और ये लंबी चौड़ी डिडक्शंस की लिस्ट है जो इससे की जाएगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। सो इस रोल पे चाहे कंपनी के 10 साल में 10 ईयर टेन्योर ले लें, 1 डेकेड टेन्योर ले लें, उसमें चाहे 100 लोग आए जाएं, ठीक है, इस रोल के अंडर आते हैं। सो इसको प्रिविलेजेस आप इकट्ठी एलोकेट डी एलोकेट करते हैं या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रोल जिन जिन यूजर्स को एलोकेटेड होगा या जो लोग MIS मैनेजर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो जाएंगे। सेम इज द केस है, यहां पे भी ये होता है कि हम सिस्टम प्रिविलेजेस या ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस डायरेक्ट एलोकेट नहीं करते, हम लोग सारे काम किसके थ्रू करते हैं? रोल्स के थ्रू। लाइक वी कैन क्रिएट आवर रोल, हम अपना रोल बना लेते हैं। अब जैसे मैंने भी ऑरानेट एक यूजर बनाया, ठीक है ना, ऑरानेट एक यूजर बनाया, अब मैं इसको DBA यूजर बनाना चाहता हूं। DBA यूजर बनाने के लिए आपको 100+ प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी, सिस्टम प्रिविलेजेस मैं नहीं देता, मैं सिर्फ एक कनेक्ट, ये रोल है, कनेक्ट रोल के पास क्रिएट सेशन की प्रिविलेज है। जिस पर्सन के पास कनेक्ट का रोल हो वो ऑटोमेटिक क्रिएट सेशन कर सकता है। अगर आपके पास ये रोल भी वापस ले लिया जाए, ठीक है, ओके, और यहां पे आपको कर दिया जाए अप्लाई, सो अब इवन कि आप लॉग इन होने की भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो लॉग इन नहीं करेगा। अब आप यहां पे लिखें कनेक्ट ऑरानेट, वो क्या कहेगा? यूजर ऑरानेट लैक्स क्रिएट सेशन प्रिविलेज, लॉग इन डिनाइड। EM से जो लोग आप बनाते हैं ना, जो यूजर क्रिएट करते हैं, बाय डिफॉल्ट उनके पास कनेक्ट का रोल होता है, वो सिर्फ लॉग इन हो सकते हैं। तो इसमें देखें पहले ग्रांटेड था, तो मैं देखें मैंने एक रोल कनेक्ट और एक रोल है DBA, इसके पास 100+ सिस्टम प्रिविलेजेस हैं, और एक है रिसोर्स। रिसोर्स एक ऐसा रोल है कि अनलिमिटेड कोटा ऑन ऑल टेबल स्पेसेस, जिस मर्जी टेबल स्पेस को यूज करें, जितना मर्जी यूज करें। और जब किसी पर्सन को रिसोर्स का रोल दे दिया जाए तो आप उसके ऊपर कोटा इंपोज नहीं कर सकते, टेबल स्पेस लेवल का कोटा इंपोज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखें आपने 3 रोल दिए हैं, सिर्फ ओनली 3 रोल्स, ठीक, सिंपल इतना। ग्रांट कनेक्ट टू ऑरानेट DBA, एक ही लाइन में लिख देते हैं ग्रांट कनेक्ट कॉमा DBA कॉमा रिसोर्स टू ऑरानेट, तो क्या होता? it would be a fully DBA account। सर 3 रोल दिए हैं and now it's a fully DBA account। अब आप चाहे इससे कनेक्ट हों, चाहे अगलों का सत्यानाश करें, यूजर्स को ड्रॉप करें, जो मर्जी करें, सिर्फ 3 कीवर्ड्स लिखें आपने, कनेक्ट कॉमा DBA कॉमा रिसोर्स, काम हो गया। दिस वन इज अ पावर ऑफ एंड अ ब्यूटी ऑफ रोल, ये रोल की ब्यूटी है। बजाय कि मैं यहाँ पे 100+ सिस्टम प्रिविलेजेस दे रहा होता, सिर्फ एक 3 अल्फाबेट्स का मैंने कीवर्ड लिख दिया, काम खत्म।